राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं सी श्रद्धा शर्मा। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है जीएसटी ऑन रेंट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। सितंबर में हुई 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में काउंसिल मीटिंग ने एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी, और वो रिकमेंडेशन ये थी कि जो भी प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी, मतलब जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पर देता है तो रजिस्टर्ड पर्सन को उस रेंट अमाउंट पर जीएसटी पे करना होगा गवर्नमेंट को अंडर आरसीएम। ये रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल ने दी थी अपनी 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तब ये रिकमेंडेशन आई थी और इसकी नोटिफिकेशन ये कब से एप्लीकेबल होगा ये नहीं बताया गया था, लेकिन अब 8 अक्टूबर को नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर कर दिया गया कि जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आपकी होगी 10 अक्टूबर 2024 से। यानी 10 अक्टूबर 2024 के बाद से जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट पे करेगा तो उस पर उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताया गया। हम इस वीडियो में स्टार्टिंग से देखेंगे कि अभी तक किस तरीके से जीएसटी लगता आ रहा था कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंट पर। अगर दोनों रजिस्टर्ड होते थे तो क्या होता था, अगर दोनों अनरजिस्टर्ड होते थे तो क्या होता था, सप्लायर रजिस्टर्ड होता था और रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड होता था। तो हम सारे केसेस को डील करेंगे ताकि आपको एक पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए आइए। ठीक है, तो हमें पता है जीएसटी में टैक्स दो तरीके से कलेक्ट किया जाता है। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और एक होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आपको ये पहले से पता ही होगा कि फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है और रिवर्स चार्ज क्या होता है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है, जो बिल्कुल ही अनजान है, नहीं जानते, मैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दूं। जीएसटी में एक होता है आपका सप्लायर और एक होता है आपका रिसिपेंट। रिसिपेंट, राइट। सप्लायर रिसिपेंट को क्या करता है? सप्लायर रिसिपेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, गुड्स प्रोवाइड करता है, जो भी करता है। इसके बदले में रिसिपेंट सप्लायर को देता है कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन, और साथ ही साथ देता है जीएसटी। यानी कि रिसिपेंट सप्लायर को कंसिडरेशन प्लस जीएसटी दोनों पे करता है। सप्लायर क्या करता है? जीएसटी कलेक्ट करता है प्लस पे करता है टू गवर्नमेंट प्लस रिटर्न फाइल करता है। ठीक है, रिटर्न फाइल करता है। इसी को हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या शॉर्ट में बोलते हैं एफसीएम। यानी एक चीज बहुत क्लियर है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी को कलेक्ट करने की, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने की और रिटर्न फाइल करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसके पास होती है? सप्लायर के पास होती है। सप्लायर करता है। रिवर्स चार्ज में क्या होता है? रिवर्स चार्ज में भी सप्लायर क्या करता है? गुड्स प्रोवाइड करेगा या सर्विस प्रोवाइड करेगा, कुछ भी प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा? रिसिपेंट को प्रोवाइड करेगा, राइट। अब यहाँ पे रिसिपेंट क्या करेगा? कंसिडरेशन क्या करेगा? कंसिडरेशन वो किसको दे देता है? कंसिडरेशन वो दे देता है सप्लायर को। लेकिन इसके साथ साथ रिसिपेंट के पास और भी ऑब्लिगेशन होते हैं, जैसे कि अब इस पे क्या करेगा? वो जीएसटी पे करेगा डायरेक्ट। किसको? जीएसटी पे करेगा टू गवर्नमेंट को। ठीक है, प्लस रिटर्न भी फाइल करेगा। ठीक है ना भाई, जीएसटी रिसिपेंट पे कर रहा है ना, तो रिटर्न फाइल करेगा। और यहाँ पे उसको सेल्फ इनवॉइसिंग भी करनी पड़ती है, भाई वो खुद इनवॉइस काटता है आरसीएम में। ठीक है, तो एक बेसिक चीज हमें ये क्लियर हो गई कि अगर एफसीएम है तो सप्लायर जीएसटी कलेक्ट करके पे करेगा, आरसीएम है तो खुद रिसिपेंट जीएसटी को गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेगा और सिर्फ कंसिडरेशन ही सप्लायर को देगा। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को अब हम आइए डिस्कस करते हैं कब कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंट पे एफसीएम लगता है और आरसीएम लगता है। ठीक है, देखिए, अगर मैं रेंट की सर्विस की बात करूं, रेंटल सर्विसेज में सप्लायर और रिसीवर। ठीक है,
रेंटल सर्विस में अगर मैं सप्लायर रिसिपिएंट की बात करूं तो सप्लायर कौन होगा? रेंटल सर्विसेज सप्लायर होगा ओनर और रिसिपिएंट होगा आपका टेनेंट। अब क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? सप्लाई ओनर भी क्या है आपका? रजिस्टर्ड है। टेनेंट भी आपका क्या है? रजिस्टर्ड। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टेनेंट क्या करेगा? टेनेंट ओनर को कंसिडरेशन देगा, ठीक है, प्लस जीएसटी देगा। किसको? टू ओनर। कोई बात ही नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी कि यहाँ क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? यहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा एफसीएम। क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? एफसीएम। टेनेंट ओनर को कंसिडरेशन भी देगा और टेनेंट ओनर को जीएसटी भी देगा। ओनर ही जाके उसको गवर्नमेंट को सबमिट कराएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये है कि आपका जो सप्लायर है, ओनर है और टेनेंट है, ठीक है, ओनर रजिस्टर्ड है और टेनेंट आपका अनरजिस्टर्ड। भाई जब टेनेंट अनरजिस्टर्ड है तो वो खुद तो जीएसटी गवर्नमेंट को सबमिट नहीं कर सकता ना, तो यहां भी टेनेंट क्या करेगा? कंसिडरेशन देगा प्लस जीएसटी देगा। किसको? टू ओनर को। और यहाँ पे भी क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? यहाँ पे भी एफसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ओनर ही क्या करेगा? पे करेगा प्लस रिटर्न फाइल करेगा, राइट। यहाँ पे भी ओनर ही जीएसटी पे करेगा प्लस रिटर्न फाइल करेगा है, और ओनर क्या है? सप्लायर। तो इन दोनों केसेस में क्या लग रहा है? एफसीएम। अब तीसरा केस क्या बन सकता है? देखो, तीसरा केस ये हो सकता है कि आपका ओनर और टेनेंट, ठीक है, आपका जो ओनर है वो भी अनरजिस्टर्ड है और आपका टेनेंट भी क्या है? अनरजिस्टर्ड है। भाई जब दोनों ही पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी कौन सबमिट कराएगा? रिटर्न कौन फाइल करेगा? कोई नहीं कराएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे टेनेंट सिर्फ और सिर्फ टेनेंट क्या करेगा? कंसिडरेशन देगा। कंसिडरेशन देगा किसको? कंसिडरेशन देगा टू ओनर। ओनर को सिर्फ कंसिडरेशन मिल रहा है, दोनों ही अनरजिस्टर्ड हैं, दोनों ही अनरजिस्टर्ड हैं, तो ये सर्विस क्या है? एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ओनर भी अनरजिस्टर्ड, टेनेंट भी अनरजिस्टर्ड, टेनेंट सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन ओनर को देगा। तीसरा केस, तीसरा केस है ओनर है आपका और टेनेंट है। भाई आपका जो ओनर है वो तो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन टेनेंट जो है आपका रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, यहां से तो हम जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं ना, इस कंडीशन पे तो हम जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं कर सकते क्योंकि ये भी अनरजिस्टर्ड है और ये भी अनरजिस्टर्ड है, नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अगर ओनर टेनेंट को, अगर ओनर टेनेंट को क्या दे रहा है, अगर ओनर जो है वो टेनेंट को रेंट कर रहा है क्या? कमर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो क्या होगा? तो क्या होगा? देखो, तो ये जो टेनेंट है ना भाई, टेनेंट भाई साहब क्या करेंगे? टेनेंट भाई साहब इनको क्या देंगे? इनको तो रेंट पे करेंगे, पे करेंगे रेंट ओनली। जो भी रेंट होगा वो खाली ओनर को पे कर देंगे। उसके अलावा टेनेंट को क्या करना होगा? जीएसटी पे कराना होगा टू गवर्नमेंट। अपनी जेब से क्या करेगा? जीएसटी पे कराएगा गवर्नमेंट को, प्लस उसकी रिटर्न भी फाइल करेगा। यही इंपॉर्टेंट चेंज 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के थ्रू रेंट ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी पर लाया गया है। यानी कि अगर कोई रजिस्टर्ड टेनेंट है कमर्शियल प्रॉपर्टी
उसने रेंट पे ले रखी है तो उसकी ऑब्लिगेशंस बढ़ गई हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। यही चेंजेस सुप्रीम कोर्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग से लाया गया और इस रिकमेंडेशन को नोटिफाई कर दिया गया है 10 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, आइए चलिए, ये जीएसटी ऑन रेंट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी पर एक ब्लॉग है मेरा जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो भी लिंक कर रखा है। ये ब्लू लिंक आप क्लिक करेंगे तो वो आपका खुल जाएगा। साथ ही एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कैसे ग्रांटेड कमर्शियल प्रॉपर्टी पे जीएसटी पे होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक मिस्टर राहुल एक अनरजिस्टर्ड ओनर थे और मिस्टर अमन एक रजिस्टर्ड टेनेंट थे। ठीक है, अब क्या था, ये जो प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी थी, इसका जो रेंट जा रहा था वो रेंट जा रहा था 1,10,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, 1,10,000 रुपए पर मंथ। तो अब क्या करेगा मिस्टर अमन, क्योंकि भाई रेंट साल भर का इतना ज्यादा है कि टीडीएस एप्लीकेबिलिटी आ जाती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो वो पे तो करेगा रेंट 99,000 आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस 11,000 टू मिस्टर राहुल। ठीक है, और पे करेगा जीएसटी अंडर आरसीएम ऑफ ₹19,800 टू गवर्नमेंट। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, ऐसी गलती मत करना, ये मत सोच लेना कि भाई जो जीएसटी हम पे करेंगे वो हम टीडीएस काटने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको टोटल रेंट अमाउंट पर ही जीएसटी पे करना है, इसलिए ये अमाउंट 19,800 आएगा। ठीक है, इतना आएगा 19,800। आप इस अमाउंट पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं करेंगे जो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद आया है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ये पूरा ब्लॉग आपको मिल जाएगा इसे यूट्यूब के नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। इंपॉर्टेंट टेकअवेज नीचे लिखे हुए हैं। ये आर्टिकल मैंने पहले लिख रखा था, इसलिए मैंने लिखा डेट इज नॉट नोटिफाइड येट, ऑल्दो डेट इज नोटिफाइड। मैं उस आर्टिकल का भी लिंक दे दूंगी जिस पे डेट नोटिफाइड हो चुकी है। ठीक है, आप वो आर्टिकल भी वहां से पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।